नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 7 को देखने वाले हैं, यानी कि यूपीपीएससी बीओ प्री 2022 के लिए मॉड्यूल 7 होगा, जो कि इंग्लिश मीडियम में होने वाला है और इसका हिंदी मीडियम आपको मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर भी देख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप सहज महसूस करते हैं। उस माध्यम से आप इन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को इसके माध्यम से और मजबूत कर सकते हैं और उसके लिए खुद को जो है आप मजबूत कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज हम इसमें पहले एग्रीकल्चर देखेंगे, राइट। इससे पहले भी हमने एग्रीकल्चर को कुछ मॉड्यूल्स में कवर किया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए पहले मेज की बात करें। यहाँ पर मक्का जो है वो आपका क्या होता है, देखिए कह रहे हैं कि मक्का क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है। हमने जब स्टार्टिंग में मॉड्यूल्स देखे थे उसमें हमने जब एग्रीकल्चर पढ़ा था तो खरीफ, जायद और रबी की फसलों को देखा था। तो अगर यहाँ पर खरीफ की क्रॉप की बात कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम तीनों जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में यहाँ पर फिर से एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए खरीफ की फसल पहले हम समझते हैं कि इन्हें मानसूनी फसल या शरद ऋतु की फसल के रूप में भी हम जानते हैं और कहते हैं कि इसके जो किसान जो होते हैं मानसून की जो ऋतु के आरंभ में ही इसमें बीज बोते हैं और जब मौसम का एंड होता है तो उस दौरान उसमें क्या होते हैं, उनको काट लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों में आप देखेंगे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि पर्याप्त वृद्धि के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पानी और गर्म मौसम की इसमें आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों के लिए। उदाहरण के तौर पर समझे जैसे राइस हो गए, कपास हो गए, मक्का हो गए, वो सब क्या आपकी खरीफ की फसलों के एक एग्जाम्पल्स है, राइट। अब हम रबी की फसल को यदि समझे यहाँ पर तो कैसे समझेंगे, इस तरह से देखिए समझिए कि इसमें जो खरीफ की जो रबी की फसलें होती है उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और आप देखेंगे इसी वजह से इनको शीत ऋतु में वर्षा का होना खरीफ फसलों को खराब कर देता है, जबकि खरीफ की फसलों के लिए अच्छा एक कॉज होता है। और रबी की जो फसलें उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, गेहूं, चना, जौ इत्यादि क्या है आपके रबी की फसलें हो जाती हैं। क्लियर है। देखिए ऐसा कहते हैं कि अरबी भाषा में रवि का अर्थ क्या होता है, बसंत होता है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो शीत ऋतु में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसलें क्या कही जाती हैं, रवि की फसलें कही जाती हैं। यहाँ पर हम खरीफ की बात करें, लेकिन आपको मैं ये तीनों डिफरेंस बता रही हूँ, खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप और जायद की क्रॉप की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम जायद की फसलें समझते हैं। बेसिकली आप देखेंगे जो ग्रीष्म ऋतु की फसलें और खरीफ, देखिएगा जायद जो है ना वो ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ और रवि फसलों के बीच में ये जायद की फसलों को उगाया जाता है। मार्च और जुलाई के मध्य अल्पकालिक मौसम में उगाई जाती हैं और ये फसलें अधिकांशतः सिंचित भूमि पर उगाई जाती है, इसलिए इस किसान मानसून की प्रतीक्षा नहीं करते हैं इसमें। और आप देखेंगे कि इसमें उगाने के लिए इसकी क्या कंडीशंस जो है वो होती है, गर्म मृदा, उच्च तापमान की यानी कि आवश्यकता होती है। और अधिकांशतः सब्जियां आप देखते हैं जैसे संकर अनाज जायद के मौसम में ज्यादा से ज्यादा उगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कद्दू, दालें, चावल इत्यादि क्या हुए जायद की फसलों के आपके उदाहरण हो जाते हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मक्का के लिए देखिए कह रहे हैं कि जो खेती की जाती है ना, फसल उगाई जाती है, उसके लिए टेम्परेचर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था खरीफ की फसल है, तो जब खरीफ की फसल कह रहा है तो हमें यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखनी है। उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है वेदर की, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर अच्छी प्रकार में होनी चाहिए जिसपे आपका मक्का उगाया जा सकता है, ठीक है। अब मक्का वगैरह जो है आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें पाई, जैसे 79% कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, 5% इसमें प्रोटीन होता है, बसा भी इसमें आप देखेंगे फैट जो है 5% होता है, इसमें एश जो होता है वो 2% होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो धान्य फसलें हैं उनके कंपैरिजन में इसमें स्टार्च की जो मात्रा है, ठीक है, क्वांटिटी है जो स्टार्च की वो ज्यादा पाई जाती है उसके कंपैरिजन में। क्लियर है। अब आप देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका वनस्पतिक नाम, देखिए वनस्पतिक नाम जब भी ऐसी फसलों का आता है आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे पीटी में पूछे जाते हैं। जैसे इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो जिया मेज जो है इसका वनस्पतिक नाम है, किसका, मेज का, यानी कि मक्के का। और मक्के की उत्पत्ति किससे हुई थी, पाइकॉर्न से हुई थी इसकी उत्पत्ति। तो इट इज कॉल्ड द क्वाइन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, यानी कि अनाजों की रानी इसे कहा जाता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि बायोडीजल में ऐसा क्यों कहा गया, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो क्रॉप है, जो ये फसल है, इसको बायोडीजल में ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि इसका जो बायोडीजल के उत्पादन है तो ये प्रयुक्त फसल मक्का है। बायोडीजल में जैसे आपको याद होगा मैंने एथेनॉल अल्कोहल की बात की थी जिसमें
कुछ परसेंट इन सड़े गले अनाजों से उसमें मिक्स किया जाता है आपके पेट्रोल में। तो ये स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, तो इसे कुछ परसेंट में अभी तक भी किया जा रहा है और मैंने इसे पढ़ा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने परसेंट की गवर्नमेंट ने बात की है कि पेट्रोल में इसको मिक्स करके इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसे एथेनॉल अल्कोहल भी कहा गया है। तो यहाँ पर बायोडीजल के इस रूप में बात की गई है। यहाँ देखिए अल्कोहल पेय उत्पादन किया जा सकता है इससे। मक्का की उत्पादी अभी मैंने बताया पाई कौन से हुई है। इसके बाद कहते हैं कि मक्का जो है वो खरीफ, रबी और जायद यानी कि तीनों ऋतुओं की फसल है। इसीलिए आप देखिए जायद में से चारे के रूप में भी उगाते हैं। जायद को जो है जायद में से चारे के मक्का को चारे के रूप में भी उगाते हैं और इसे वर्ष भर बोई जाने वाली फसल भी कहा जाता है। किसको? मक्का की बात कर रही हूं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। भारत में मक्के की खेती देखिए, जैसे गेहूं चावल के बारे में पता चला कि प्राचीन समय में हमें इसके कई सारे साक्ष्य मिले थे जब सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मक्के की खेती कहते हैं कि 15वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ होने के प्रमाण मिलते 15th सेंचुरी के दौरान। ठीक है, कहते हैं कि भारत में ये फसल जो है वो पुर्तगालियों के साथ है। पुर्तगाली जब आए तो अपने साथ साथ उन्होंने इस फसल का भी ज्ञान यहाँ पर भारत ने दिया। गेहूं जौ चावल की खेती तो हम प्राचीन काल से करते ही आ रहे थे, तो इस तरह की चीजें हमें पता ही है। खरीफ में आप देखते हैं मक्के की बुआई जो है वो जून में होती है। हमने अभी देखा था खरीफ के मक्के की बुआई कब होती है? जून में की जाती है। उसमें आप देखेंगे कि जैसे अब यहाँ पर कई सारी चीजें दी गई हैं कि मक्का क्या होता है? पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की बात करता है। पर परागण देखिए क्रॉस पॉलिनेशन की जो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बीच में लिखा हुआ है कि क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर होता है। जैसे एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी जो है ना उसको हमें समझना है कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मक्के में जो है वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसको हम समझ लेते हैं, इनको डिफरेंस को हम समझते हैं क्या है। देखिए इसको इस तरह से समझिए, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा है, तो जब पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के पुष्पों के मध्य होता है, फूलों के मध्य होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीनोगेमी कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली इस विधि जो ये विधि है, जो प्रोसेस है, उसके अंतर्गत किसी पुष्प के पर परागणों यानी कि परागणों, उसके पॉलिनेशन की बात कर रहा है, परागणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के वतिकाग्र पर होता है। तो इस परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? एलोगेमी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टर्म आपको समझने की कोशिश की होगी, थोड़ा सा टर्मलॉजी है वो तो उसी भाषा में आप उसको समझेंगे। इससे क्या होता है? इसमें नर को टेसल कहते हैं और पौधे के जो टेसल को हटाने की प्रक्रिया को डीटेसलिंग कहा जाता है। और स्टाइल एक बहुत लंबा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है जिससे सिल्क कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा से यहाँ पर एडिशनल पॉइंट दिया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि मेनली क्वेश्चन है जो आपका इसमें क्रॉप से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस क्रॉप के दौरान इसको जो है किस क्रॉप के अंतर्गत ये आता है और इसका टेम्परेचर क्या है, इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, कब खोजा गया, इसकी नई नई किस्में कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर न्यूली डेवलप्ड वैरायटीज ऑफ मेज आर देखें तो हम यहाँ पर क्या है, जैसे कंपोजिट हो गया, आपका पूसा अली हो गया, शंकर 5 हो गया, डिकैन शंकर 155 हो गया, 115 हो गया, प्रगति हो गया, प्रताप मक्का 1 हो गया, शंकर हो गया, कंपोजिट हो गया। यहाँ पर देखिए कई सारे नाम है जिनको आप देखेंगे नवीन रूप से विकसित ये किस्में हैं। किसकी? मक्का की बात कर रही हूँ, है ना। हम बाजरा को देखते हैं, कहते हैं कि बाजरा जो होता है ना उसमें सूखा रहने की जो कैपेसिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। टॉलरेंस जो उसका होता है सूखा रहने की, ऐसा क्यों? क्योंकि कम जल के साथ भी उसको उगाया जा सकता है। तो इस क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग एंड एसिडिक सॉइल। ये जो जलमग्नता और अम्लीय मृदा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है बाजरा। और अनाज में सबसे अधिक आप देखते हैं खनिज उत्पादन की जो मात्रा है वो बाजरा में 2.7% पाई जाती है। और हरितवाल तथा अर्गट बाजरे के में होने वाला क्या है? हरितवाल और अर्गट क्या है? बाजरे में। ऐसे समझिए यहाँ पर ये ग्रीनिश की बात कर रहा है, ग्रीनिश हेयर, यहाँ पर इसका मतलब है ये हरितवाल की बात कर रहा है। हरितवाल और ये जो एर्गोट है आपका अर्गट जो है वो बाजरे का डिजीज है यहाँ पर। तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि जो फसल है उनके जो रोग हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछे जाते रहे हैं डायरेक्ट ही। इनकी नवीन किस्में बाजरे की दी गई हैं GHB 577, RHB 127, PV 180 हाइब्रिड सोन इन समर सीजन, यानी कि संकर ग्रीष्म खेती की बात कर रहा है। पूसा कॉम्पोजिट आपकी बात कर रहा है 701। ये क्या है? इनकी बाजरे की नई किस्में हैं। तो बाजरा क्या है कि एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी बालियों में हरे रंग के पैच देखेंगे। देखिए यहाँ समझिए कि बाजरा जो है वो एक बड़ी घास जिसकी बालियों में आप देखेंगे, जिसकी बालियां जो होती है ना उसमें हरे रंग के छोटे छोटे होते हैं दाने यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, इन दानों की गिनती जो है मोटे अनाजों में होती है। और प्राय आप देखेंगे कि सारे उत्तरी पश्चिमी दक्षिण भारत के लोग इसे ज्यादा खाते हैं। बाजरा जो है वो मोटे अन्नों में सबसे अधिक ज्यादा उगाया जाने वाला आपका अनाज होता है। अब देखिए कहते हैं कि अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल से ही इसको उगाया जाता रहा है, लेकिन इसका जो मूल है ना, इसका जो मूल जन्म माना जाता है वो अफ्रीका में माना गया है। भारत में बाद में इसको जाना गया है। ठीक है, अब भारत में इसकी जो उगाई वो बाद में की गई। इसका मतलब है कि अफ्रीका में पहले उगाया जाने लगा था और पश्चिम अफ्रीका के जो सहल क्षेत्र है उससे निकल
करिए बाकी देशों में फैला है, जैसे कि हमने भारत में भी देखा। क्लियर है। अब यहाँ पर दलहनी फसलोत्पादन की बात करें, पल्सेस प्रोडक्शन क्या होता है उसको थोड़ा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। उसका पहले देखिए यहाँ पर पल्सेस की बात कर रहे हैं तो इससे क्या समझ आता है, ये जो दलहन वर्ग की जो प्रमुख फसलें जैसे अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब क्या है खरीफ के मौसम में उगाई जाती हैं। और भारत में आप देखेंगे कि कुल दालों का जो उत्पादन है लगभग 16 मिलियन टन है हमारे समय में। ठीक है। भारत में मुख्यतः दलहनी फसलों की खेती रबी और खरीफ के मौसम में भी की जाती है और भारत में अनाज के बाद दलहनी फसलों का महत्व एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे देश में। ठीक है। इसमें देखेंगे मुख्य रूप से दाल की प्राप्ति इसकी हरी पत्तियों की सब्जी के रूप में भी इसे उगाया जाता है। और दलहनी फसलों में आप देखते हैं नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण का गुण है उनके होने के कारण वे मृदा उर्वरकता को बहुत बढ़ाती हैं। आप इसको जब आगे आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे इसमें। और इनकी ऐसी जड़ों में ऐसा होता है कि इनकी जड़ों में पाए जाने वाली जो गांठों पर आप देखेंगे राइजोबियम जीवाणु का कारण होता है। और राइजोबियम जीवाणु को सक्रिय करने के लिए दलहनी फसलों में बुवाई से पहले राइजोबियम कल्चर का प्रयोग काफी किया जाता है। ठीक है। इसके बाद खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलें कौन सी, जैसे अरहर हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, लोबिया हो गया। रबी के मौसम में चना, मसूर, मटर, राजमा, खेसारी इत्यादि हो गया। ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे कि कई सारे इसमें जैसे अरहर हो गया, इसका कुछ अंग्रेजी वैज्ञानिक नाम भी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम इसको इसमें जितना लिखा हुआ उतना कवर कर लें, बस वही काफी है क्योंकि एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए हम चीजों को पढ़ें तो बेहतर रहेगा। आप कहते हैं कि जैसे दलहनी जो फसलें होती हैं, ठीक है, जो पल्सेस प्रोडक्शन है उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये उन्नत कृषि क्रियाओं को अपनाकर दलहनी फसलों का उत्पादन जो है बढ़ाया जा सकता है और कम समय में पकने पर वह अधिक उपज देने वाली दलहन फसलों की बुआई अधिक से अधिक क्षेत्रफल में की जानी चाहिए। ऐसा करने से इन दलहनी फसलों को बहुफसली कार्यक्रमों में सम्मिलित किया भी जा सकता है। इनके महत्व की बात करें, जैसे प्रोटीन के मुख्य स्रोत इससे पाए जाते हैं। दालों की बात की हमने, सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें है। अगर वेजिटेरियन की बात करें हम इसमें, और हरे चारे की पूर्ति होती, ईंधन और उनका उपयोग होता है, जैसे हमने एथेनॉल अल्कोहल की भी बात की थी कहीं ना कहीं। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, कर्म उर्वरक भूमि में उगा भी जा सकता है इनको। कम अवधि की फसलें हैं और मिश्रित खेती की जा सकती है। इसमें भूमि संरक्षण का भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। भूमि संरक्षण का मतलब भूमि का कटाव जो होता है वो पौधों की पेड़ों की जड़ों से बना रहता है, भूमि को जो है जकड़े रहती हैं अपनी जड़ों से। तो इस तरह से इस दलहनी फसलों से क्या होता है, भूमि संरक्षण का कार्य भी बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है। आप कहते हैं जो ICAR है, यहाँ पर नजर जरा घुमाइएगा आप, ICAR की जो बात कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्निकल न्यू दिल्ली एफिलेटेड टू ICAR। ICAR का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होता है, ICAR एक्चुअली होता है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कह रहे हैं कि ICAR से संबद्ध राष्ट्रीय पादप जो जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान है दिल्ली में आपका, उसमें उसके जो प्रोफेसर है नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अरहर की जीनोम जो है ना अनुक्रम 2 नवंबर 2011 को, इस सिंपल वे में समझिए इसको, अरहर की जो जीनोम है वो 2 नवंबर 2011 को तैयार किया था इन्होंने। और ये जो जीनोम है वो अरहर की लोकप्रिय जो किस्म है, क्या किस्म का नाम क्या है उसका, आशा नाम है, उससे तैयार की गई। अरहर की जो जीनोम की नई किस्म है आशा से तैयार किया गया है। लोबिया और मूंग दलहन जो है वो चारा और हरी खाद के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। ठीक है। यहाँ पर काउपी लोबिया और मूंग दलहन और चारा की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि धान की जो कटाई करते समय धान में कम से कम 10 to 12% नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर जो है 10 to 12% होना चाहिए जब उसकी कटाई करते हैं धान की। और अन्न स्टोरेज करते समय इसका मतलब कि ये जो फूड जो स्टोरेज है, स्टोरिंग ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, उस समय दानों में नमी जो है 14% से नीचे होनी चाहिए, नहीं तो इसमें कीड़े लगने की जो है, इसमें इंसेक्ट लगने की जो कंडीशंस है, जो इन्फेक्शन है, इसमें ज्यादा तेजी से इन्फेस्टेशन की बात करता है कि ज्यादा तेजी से हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में आप देखेंगे अन्न भंडार में जो उपमा है वो कावेरी घाटी को प्रदान की गई है। ठीक है। इसके बाद जैसे आप देखते हैं अन्न भंडार के लिए क्या होता है, प्लाईवुड जैसे बुखारी विन हो गया, ठीक है, बंबू विन हो गया, इसमें देखेंगे पॉलीथिविन हो गया, हापुड़ हो गया, हापुड़ विन इत्यादि, इन सब का उपयोग किया जाता है ताकि उसमें कीड़े लगने की संभावनाएं कम हो और इससे ज्यादा बेहतर होती है बाकियों के कंपैरिजन में। इसमें आप देखेंगे कि जो लेग्यूम है, लेग्यूम यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे, लेग्यूम क्रॉप आर नोन एज पल्सेस। ठीक है। उन लेग्यूम जो लेग्यूम होती है वो फसलों को दलहनी फसलों की संज्ञा भी दी जाती है और ये फसलों में आप 3 मौसमों में उगाई जाती है। जैसे खरीफ की ऋतु में अभी मैंने बताया था अरहर, उर्द, मूंग और लोबिया, सोयाबीन। और रबी की ऋतु में आप देखते हैं चना हो गया, मटर, मसूर, खेसारी हो गया। और जायद ऋतु में मूंग, उर्द, लोबिया और सोयाबीन हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर खेसारी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आप बता सकते हैं ये कौन सी फसल है जो रबी की ऋतु में खेसारी, जैसे मटर हो गया, मंसूर हो गया। वैसे
खेसारी कौन सी फसल है? आप में से बहुत से लोग होंगे जो एकदम अच्छे से कृषि को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो आप बता सकते हैं उसमें से कि खेसारी क्या होता है। तो बताएंगे तो इस तरह से एक दूसरे को पता चलेगा, चीजें हम जानेंगे, आपस में सीखेंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ आप मुझसे नहीं सीखने आ रहे हैं, जितना आप मुझसे सीखते हैं, जितना आप इस चैनल पे सीखते हैं, उतना हम सब आपसे सीखते हैं। क्योंकि एक दूसरे के साथ सीखने से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे जिंदगी हो। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इसमें देखेंगे हम कि देश में जैसे प्रतिबंधित खेसारी दाल की 3 नई प्रजातियां लाई गई, जैसे रतन, प्रतीक, माहेतो ओरा की खेती की जाने के लिए जो अनुमति मिली है वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई, जिनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, अब देखेंगे इनमें डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? 0.7% से 0.10% की सीमा में रहती है। यहाँ पर खेसारी दाल की बात कर रहा है। इसके बाद दलहनी फसलों में मृदा उर्वरता और संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए अभी भी हमने यहाँ पर बताया था आपको कि जो मृदा उर्वरता इसमें दलहनी फसलों से रहती है, संरक्षण की दृष्टि से बहुत ज्यादा इसमें काफी मददगार होते हैं। इनकी जड़ों से जो है फसलों से जो मिट्टी को जकड़े रहती है, ताकि उनको संरक्षण प्रदान करती है, उनके क्षरण होने से उनको बचाती हैं। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है। स्टार्टिंग में बता दिया था, बस यहाँ पर आपको रिकॉल करा रही हूँ। जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा में संस्थापित करने में भी सक्षम होता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक आवश्यक तत्व होता है और ये विटामिन B12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है। तो B12 के लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं कि संश्लेषण में काफी मददगार होता है। दलहनी फसलें अपने गहरी जड़ों और वनस्पति वृद्धि के माध्यम से मृदा अपरदन को रोककर उनको संरक्षण प्रदान करती हैं। ठीक है, अभी देखा था हमने, जैसे बहार, अमर, आजाद, मालवीय विकास, ये सब क्या है? अरहर की प्रमुख किस्में हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पर अरहर की सारी प्रमुख किस्में दी गई हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट वेराइटीज ऑफ पीजन PR पूसा, यहाँ पर कौन कौन सी जो नई किस्में हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि पूसा 991 हो गया, 992 हो गया इत्यादि, यहाँ पर इसकी नई किस्मों के नाम से इनको जाना जाता है। अब फलीदार और या हम कह सकते हैं दलहनी फसलों में क्या होता है? संतुलित उर्वरकता का जो अनुपात होता है वो कुछ 0:1:1 होता है, कुछ 1:2:2 इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। इनका जो NPK होता है वो यहाँ पर बताया गया, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं फिलहाल। इस पे देखते हैं हम यहाँ पर जैसे कि सोयाबीन क्या है? एक दलहनी फसल है, लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग के वर्गों में रखा जाता है, क्योंकि तेल का इस्तेमाल सोयाबीन से ज्यादा किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि 20 से 22% इसमें ऑयल, सोयाबीन की बात कर रही हूँ, एंड 40 से 45% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसकी खली में जो है 50% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन की अगर हम बात करें। ठीक है, इसमें देखते हैं उच्च कोटि का पशु आहार भी होता है ये। सोयाबीन से जो दूध बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, वो नॉर्मली कहते हैं कि गाय के दूध के समान ही उतना ही पौष्टिक होता है, इतने न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं। अब देखिए 2011 में क्या हुआ? भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अरहर दाल के जीनोम को डिकोड कर लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर दलहनी फसलों की कुछ प्रमुख किस्में दी गई हैं, यहाँ पर क्रॉप्स दिए गए, इनकी वेराइटीज दी गई, जैसे चना। यहाँ पर ग्राम का मतलब क्या है? चना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए सही से लिख देती हूँ, थोड़ा सही, चने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए इनकी कई सारी नई किस्में, जैसे ICCV हो गया, 26029 हो गया, पूसा हो गया, कई बार पूछा गया, सम्राट कई बार पूछा गया है। इसके बाद आपका राधे, विशाल, उदय, पूसा 372 इत्यादि क्या है? ये चना जो फसल है उसकी किस्में हैं। अब यहाँ पर मटर दिया गया, तो रचना, अपर्णा हो गया, यानी पत्तीहीन प्रजातियां इत्यादि क्या है? ये सब आपकी मटर की किस्में हैं। मूंग की किस्में दी, जैसे मलिका हो गया, यहाँ पर आपका प्रिया हो गया, पूसा वैभव हो गया, गरिमा हो गया, उर्द हो गया, उर्द की भी कई सारी, जैसे वर्धन हो गया, यहाँ पर वरदान हो गया, G9 हो गया, 65, नरेंद्र, U1 हो गया। ये सब क्या है आपकी? ये उर्द की किस्में हैं, फसल जो है ना उर्द की किस्में हैं। इसके बाद सोयाबीन, यहाँ पर पूसा 9814, पूसा 9712 एक्सेट्रा है। ये सब आपकी जो वेराइटीज है फसलों की वो हो गई। यहाँ पर नई वेराइटीज को खोजा गया है। एक चीज और यहाँ पर, मैं इसको स्क्रॉल करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, जैसे हम यहाँ पर तिलहनी, इसकी बात करेंगे हम। तिलहन यानी कि ये तिलहन की जो फसलोत्पादन है उनकी बात की जा रही है। अभी हमने दलहन की पढ़ा था। और इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आप सबसे एक बार थोड़ा सा जो रुक कर एक बार माफी मांगना चाहूंगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको इस वीडियो में हो सकता है, बाहर का नॉइस आ रहा हो, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। और थोड़ी सी कुछ समस्या है जिसके कारण अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग दें, और थोड़ा सा बाहर का डिस्टर्बेंस है जिसको मेरे हाथ में कंट्रोल करना नहीं है बेसिकली, तो थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए और समझने की कोशिश करिए। मेन हम अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे तो चीजें इधर उधर भटकने से बचेंगे। चलिए, यहाँ पर हम ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, यानी कि दलहनी फसलोत्पादन क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा चलिए इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, आप ऑयल सीड्स प्रोडक्शन जो है ना, वो देखेंगे कि भारत में तिल की जैसे खेती जो होती है ना, वो तेल की खेती जो होती है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में की जाती है। भारत में कुल देखेंगे इसका प्रोडक्शन जो 20% उत्पादन अकेले अगर बात की जाए तो गुजरात से होता है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं इसकी जलवायु की बात की जाए तो तेल के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है और मुख्यतः बरसात या खरीफ में इसकी खेती की जाती है और बहुत ही ज्यादा बरसात या सूखा पड़ने पर फसल इसमें अच्छी नहीं होती है, इसलिए हल्की भूमि और दोमट भूमि इसके लिए अच्छी मानी जाती है। फिर भी ये फसल जो है जो बलुई दोमट से काली मिट्टी में भी उगाई जाती है ये, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी बात करें जैसे बहुत सी चीजें इसकी सिंचाई कब से कब तक की जाती है, तो इसमें क्या होता है जो वर्षा ऋतु में की फसल होने के कारण सिंचाई की इसमें कम आवश्यकता पड़ती है। यदि पानी नहीं बरसता है तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, वरना फसल में देखेंगे 50 से 60% फलत होने पर एक सिंचाई करना आवश्यक होता है। यदि पानी नहीं बरसता है तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मोटी मोटी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे धान के कण में आप देखेंगे 8.5% से 25% तक तेल पाया जाता है इसके कॉर्न में, ठीक है। जो कॉर्न में 8.5% से 25% तक तेल पाया जाता है। और यहाँ पर जो कहते हैं कि जो जैसे मृदा जो मिट्टी है वो कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में मूंगफली अपर्दन अवरोधी और कहते हैं कि अपर्दन आच्छादनकारी जो फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। मतलब पीनट जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि ये स्वपरागित फसल है। और इसमें आप देखेंगे कि 8 से 10% स्टेम्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, मोना टेल्फोस बंडल्स बनाते हैं। और मूंगफली में पैक संरचना होती है जो गाइनोफोर है, ठीक है। और गाइनोफोर जमीन की ओर जो मुड़कर ओवरी को मिट्टी में पदस्थापित करती है और यह ओवरी मिट्टी में प्रवेश के उपरांत ही विकसित होती रहती है, ठीक है। अब हम इसमें मेन चीज क्या है वो हम समझते हैं। देखिए मेन चीज है कि मूंगफली की खली में 7 to 8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.3% क्या है पोटाश पाया जाता है, ठीक है। अब सूरजमुखी की खली में आप देखते हैं 40 से 40% जो उच्च कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। किसमें यहाँ पर बता रहे हैं, सनफ्लावर में बता रहे हैं उनके केक में, ठीक है। जो पशु आहार के लिए बहुत उपयोग होती है, बेसिकली सनफ्लावर में जो उच्च कोटि की इसमें प्रोटीन पाया था वो पशुओं के आहार के लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए सूरजमुखी जो है वो भारत में 1969 में तेलहनी फसल के रूप में रूस में उगाई गई थी, जबकि सोयाबीन 1968 में यूएसए से लाई गई थी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस समझिएगा कहाँ से किस क्रॉप को लाया गया था, कब इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में। सूरजमुखी के तेल में 64.1% लाइनोलिक जो है वो अम्ल होता है। तो 64% लाइनोलिक एसिड किसमें होता है, सनफ्लावर ऑयल में होता है। ध्यान रखिएगा लाइनोलिक जैसे जो एसिड का जो अम्ल है वो एसिड है वो किसमें, सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है। जो मानव की आप देखेंगे धमनियां होती है ना, कोलेस्ट्रॉल कलेक्शन, यहाँ पर क्या देखिए क्या लिखा है, मानव के जो कोलेस्ट्रॉल उसमें धमनियों में पाया जाता है वो जो एकत्रित कोलेस्ट्रॉल है उसको कम साफ करने में ये काफी मददगार रहती है, उनको साफ करता है बेसिकली सूरजमुखी तेल अगर हम इस्तेमाल करते हैं। सरसों के तेल में एरोसिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए एरोसिक एसिड किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में। ये हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये मानव के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। तो ये देखिए आप याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स है वो आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कहते हैं कि सरसों जो है उसकी टेरिलिजम जो 06 या 35 प्रजाति में ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा कम पाई जाती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये सारे टर्म्स दिए गए हैं जो हमें थोड़ा सा समझना होगा, डायरेक्ट इसको याद करना पड़ेगा आपको। लेट 14 हो गया, लेट 3 हो गया, ALM 933 हो गया, ये सब क्या है आपकी इन किस्मों में एरोलिक अम्ल कम पाया जाता है। तो ये हेल्थ के लिए उतने हानिकारक नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं एरोलिक जो एसिड था ना मस्टर्ड ऑयल में हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, बट यहाँ पर उसकी जो मात्रा है वो कम है। तो ये क्या है, लो कंटेन में क्या लिखा है, मस्टर्ड कंटेन लो एरिक एसिड है यहाँ पर, ठीक है। तो वो उतना हार्मफुल नहीं है हेल्थ के लिए, हम कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए जो विश्वविद्यालय है ना, कृषि विश्वविद्यालय जो दंतेवाड़ा गुजरात में, उसके द्वारा कुछ नई किस्में, देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग उसके द्वारा आप कहेंगे कि इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बताया जाता है कि नई किस्म कौन सी किसकी जो खोजी गई है। जैसे नई प्रजाति सरसों की कौन कौन सी, NRCHB 506 NRCHB है और GM3 है, ये सब नई किस्में हैं। इसके बाद वरुणा हो गया, पूसा गोल्ड हो गया, पूसा जय किसान हो गया, पीताम्बरी, सरसों की अन्य क्या है, ये प्रमुख अन्य किस्में हैं। तिल में आप देखेंगे 50% तेल होता है, 80 to 20% प्रोटीन होता है, जबकि अलसी में 33 और से लेके 47% और 36 तेल होता है इसमें, और 36% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रेशेदार फसलों की बात कर रहा है, जैसे कपास, जूट हो गया। प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें होती हैं। इनमें से पहली
तीन मिट्टी में, पहली जो तीन है वो मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। और चौथा जो यहाँ पर बात की गई है रेशम की, वो जो है वो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा कितने प्रकार की, किससे कौन सी प्राप्त होती है। जो मलबरी पेड़ में हरी पत्तियों पर पलता है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है रेशम के उत्पादन में। ठीक है, अब यहाँ पर कॉटन की बात की जा रही। कॉटन क्या है? मालवेसी कुल का सदस्य। तो याद रखिएगा किस कुल की बात कर रहा है। देखिए कॉटन क्या है? मालवेसी कुल का सदस्य है और पूरे वर्ल्ड में मुख्यतः इसकी दो प्रजातियां पाई जाती है। पहले को देसी कपास यानी कि गॉसिपियम आर्बोरियम और एवं हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्या? अमेरिकन कपास, अमेरिकन कॉटन है, जिसे गौरी सुटम या फिर हम बारवेडेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर इसके टर्म्स दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका देखेंगे कि जैसे दक्कन के पठार की अगर हम बात करें, जो हमारा दक्कन का रेंज है ना, जैसे हमने पढ़ा था दक्कन का पठार, जब हम पढ़ते हैं दक्कन के रेंज की जो बात कर रहे हैं नीचे, उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे जैसे दक्कन का जो पठार था वो शुष्कतर भागों में काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन करने के लिए मानी जाती है। इसके उगाने के लिए जो है उच्च टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर, आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर, जो हल्की फुल्की बारिश है वो हो गया। इसके बाद खिली धूप, इसकी सबकी आवश्यकता होती है इसको उगाने के लिए। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कपास एक जो है वो खरीफ की फसल है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगभग लग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने खरीफ, रबी और जायद की फसलों का डिफरेंस समझा था। इसके बाद देसी कपास का जो जन्म स्थान मानते हैं भारत और इंडोनेशिया, इंडो चाइना और अमेरिकन कपास का मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका इजाद सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक हुआ था, यहाँ पर बात करा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये इंडो चाइना रीजन अमेरिका कॉटन क्या है, दो किस्में पड़ी थी ना, देसी और हमने वहां पर पढ़ता अमेरिकन की बात की थी। तो जो हमारा देसी कपास का जन्म कहाँ हुआ था? भारत और इंडो चाइना, और अमेरिकन कपास का मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में माना जाता है। भारत में जो अमेरिकन कपास की जो प्रमुख किस्में हैं वो कौन कौन सी, हम उसको देख लेते हैं। जैसे अमेरिकन कॉटन इन इंडिया और H4, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, F440, सुजाता, MCU 56 एंड 8 है। ठीक है, द लेटेस्ट डेवलपमेंट वेराइटीज कॉटन की कौन कौन सी हैं? देखिए NH55 अमेरिकन, LD 694 देसी, प्रताप कॉपी 1 एंड ट्यूरेब PA 255 जो है इनकी नई किस्में वेराइटीज हैं। द बेस्ट कॉटन फाइबर हैज अ लेंथ ऑफ मोर देन 5 सेंटीमीटर। कॉटन सीड कंटेन्स 18.5% एडिबल ऑयल। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं जैसे सर्वोत्तम कपास की जो रेशे है ना, उनकी लंबाई बेसिकली 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है ना। कपास के जो बिनौले में 18.5% खाद जो है वो तेल पाया जाता है उसमें। और महाराष्ट्र में कहते हैं कि कपास को सफेद स्वर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें बिनौले में की खली में आप 6% नाइट्रोजन, 3% फास्फोरस और 2% पोटाश पाया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद हम जूट देखते हैं। जूट क्या है, किस कुल से जुड़ा हुआ है, किस कुल का सदस्य है? टिलिएसी का कुल का सदस्य है। किसका मेंबर है? टिलिएसी फैमिली का मेंबर है। इसका जन्म स्थान जैसे बाकी हमने देखा कहाँ पर पहले इसका इजाद हुआ है, किसका कहाँ पर उगाया गया सबसे पहले, तो अफ्रीका और भारत माना जाता है इसका जन्म स्थान। और ये कपास के बाद दूसरी ऐसी रेशे वाली फसल है जूट, जो कि भारत में जो है कपास के बाद दूसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि जूट के पौधे जो है वो रेशे के अपलगन विधि द्वारा तने की छाल से के नीचे से प्राप्त किया जाता है। तने की छाल के नीचे से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली जो उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर साल बाढ़ से आई जो नई जमा मिट्टी होती, जलोढ़ मिट्टी जो नई मिट्टी जो जमा होती है, उसमें इसको बेसिकली उगाया जाता है। कॉफी की बात करें, कॉफी किसको पसंद नहीं होती? कॉफी इन इंडिया वॉज ब्रॉट फ्रॉम अरेबिया बाय द मुस्लिम फकीर बाबा वदून। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भारत में कहवा जो है वो 17वीं शताब्दी के में मुस्लिम फकीर बाबा वदून के द्वारा जो यहाँ आए थे भारत में, तो वो अरब से लाकर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु जनपद में बदून पहाड़ियों पर इनको लगाया गया था सबसे पहले। इसके अगर जन्म स्थान की अगर हम बात करें, भारत में कहवा दो तरह की जो इनकी किस्में होती, जैसे अरेबिका और रोबस्ता जो है उनकी कृषि की जाती है। और जो आप देखिए कहवा है ना, वो अधिक धूप नहीं सहन कर पाता है। इसके कारण इसके आसपास क्या लगाए जाते हैं? छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। इसके लिए 15 to 18 डिग्री सेल्सियस कहते हैं कि इसका जो डिग्री सेल्सियस जो औसत वार्षिक तापमान है ना, 150 से 250 सेंटीमीटर, यहाँ पर वार्षिक वर्षा की जरूरत हमेशा लगी रहनी चाहिए और रहती भी है। एनुअल रेनफॉल इज रिक्वायर्ड रहता है इनके लिए। पाला कहवा के लिए बहुत हानिकारक होता है। जो फ्रॉस्ट है इट्स वेरी हार्मफुल टू कॉफी। देयरफॉर द फील्ड वेयर इट इज ग्रोन शुड बी मोल्डेड इन सच अ वे दैट वाटर इज नो लॉक्ड एज इट्स रूट्स। ठीक है, आप देखेंगे कि इनकी जड़ों तक भूमि जो है ढलारदार होनी चाहिए ताकि जड़ों में पानी ना रोक सके। मतलब पानी जो है वो बहाव बना रहे लेकिन जड़ों तक इसको पानी का नहीं
सोइल का होना चाहिए और 600 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर कॉफी का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है। इसके लिए दोमट या हम कह सकते हैं लावा जो युक्त मिट्टी है वो काफी उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर लावा की बात करें मतलब ज्वालामुखी से निकला जो लावा है उससे जो निर्मित मिट्टी है वो काफी ज्यादा यूजफुल होती है, इसके लिए काफी उपयुक्त होती है। इसके बाद सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा? अरेबिका। दो तरह के कहवा हमारे यहाँ उगाए जाते हैं, किसमें उगाई जाती है? अरेबिका और रोबस्ता। तो सबसे अच्छी कौन सी कोटि मानी जाती है? अरेबिका माना जाता है, लेकिन ये कीट रोग से ज्यादा ग्रसित होता है और इसका जो उत्पादन है कम मात्रा में भी किया जाता है। देश में आप देखेंगे रोबिस्टा प्रकार का जो कॉफी है उस सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है आपका। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रबर की बात कर रहा है। देखिए रबर क्या है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी कि आपका ये इक्वेटर की बात करें, ये आपका क्या है पृथ्वी इस तरह से यहाँ पर 0 डिग्री है आपका, ये इक्वेटर भूमध्य विषुवतीय रेखा हम जिसको कहते हैं। अब जिसको ये पता होगा वो समझ जाएगा रबर के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है भौगोलिक, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नमी और आर्द्र भूमि की जलवायु यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज दी गई है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, उस कंडीशन में इसको उगाया जाता है। और रबर जो है मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़िया में बेसिकली उगाया जाता है। सबसे पहले 1826 में हेनरी विलियम्स ने रबड़ के बीज को ब्राजील से लाकर भारत में उगाया था। बाकी जैसे अन्य फसलें थी उस तरह से इनको भी यहाँ पर इस तरह यहाँ पर उगाया गया था। और रबड़ की खेती का जो आरंभ कराई गई थी किसके द्वारा देखेंगे? लॉर्ड सेलिसबरी ने भारत में सबसे पहले इसको आरंभ कराया था। रबड़ का जो पौधा होता है वो 300 मीटर से 700 मीटर के पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। रबड़ वृक्ष के दूध जो होता है ना लेटेक्स, इससे रबड़ प्राप्त किया जाता है। तो रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है? रबड़ जो है वृक्ष के दूध जिसको हम लेटेक्स कहते हैं उससे रबड़ प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए शुगर केन की बात करें, यानी कि गन्ना। गन्ना क्या है? एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है आपकी। अब सब ट्रॉपिकल क्रॉप की बात करें दैट मीन्स यहाँ पर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, 75 से 100 सेंटीमीटर इसके वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो रिक्वायरमेंट टेम्परेचर आपका यहाँ पर इतना दिया गया है। वर्षा रेनफॉल की यहाँ पर इतनी बात की गई। इट कैन बी ग्रोन इन मेनी काइंड्स ऑफ सॉइल, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इन द ऑल स्टेजेस फ्रॉम सोइंग द हार्वेस्टिंग। ठीक है, बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। गन्ना को आप अगर आपने देखा होगा तो काफी मेहनत वाली फसल मुझे लगा। हालांकि मेहनत तो सभी में है लेकिन काफी टफ मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी सी ये टफ लगती है। और गन्ने से संबंधित यहाँ पर कुछ आपको मिसलेनियस दिए गए हैं, मिसलेनियस फैक्ट्स है। जैसे इसका जन्म स्थान क्या? भारत को ही माना जाता है। इसका फैमिली किस कुल से है? ग्रामीणी कुल से है। ठीक, इसके बाद इसका टेम्परेचर 21 डिग्री से देखेंगे सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। यहाँ पर समझिए इसको आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि स्वाइंग पीरियड इसका बोने का समय कब होता है? आप देखेंगे ऑटोनम में अक्टूबर और नवंबर के टाइम में, स्प्रिंग में फरवरी एंड मार्च के दौरान। क्वांटिटी ऑफ स्पीड जो इनका है सीड है, माफी चाहती, क्वांटिटी ऑफ सीड जो है हेक्टेयर में की बात कर रहे हैं तो वो आप देखेंगे कि 40 से 45,000 पीसेस और 40 से 60 कुंटल जो टुकड़े इस प्रकार से बोए जाते हैं। उत्तर भारत में गन्ने की बोने की जो प्रोसेस है, मेथड है, वो आप देखेंगे कि किस तरह से समतल बुआई के यानी कि लेवल सोइंग की बात करता है। इसके बाद यहाँ पर गन्ने की परिपक्वता किस प्रकार से मापी जाती है तो आप देखेंगे कि जैसे सेक्रीमीटर और रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा कुछ यहाँ पर इस तरह से पैमाना दिया जाता है। ठीक है, गन्ने का रोग देख लेते हैं, डिसीज कौन सा होता है? रेड रॉट होता है। इसके बाद गन्ना नाशक जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं? टॉप शूट बोस मोथ होते हैं, यानी कि शीश प्ररोह वेदक जो शलभ है, इंग्लिश में समझ लीजिए, कंफर्टेबल रहेंगे। इसमें टॉप शूट जो बोस मोथ है वो इनके क्या है? ये नाशक गन्ने के नाशक कीट है ये बेसिकली। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर को पढ़ा। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप समझ तो सकते हैं लेकिन उनको याद करना पड़ता है, राइट। तो जैसे अब एग्रीकल्चर हो गया, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप इस चीज को समझने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कुछ फैक्ट्स है उसको मैं एज इट इज बताती हूँ ताकि आपको याद हो सके। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप जैसे सुनेंगे उसको जब भी कभी चलते फिरते उठते बैठते वीडियो को सुनते रहिए। इससे क्या, ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो जैसे मुझे लगता है कि कोई चीज मुझे समझनी है, जाननी है कुछ वीडियो के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको चलते फिरते वक्त या कुछ अपनी दैनिक क्रियाओं के दौरान भी आप इसे ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, दिमाग में पूरे दिन चलते रहते हैं, तो वो शब्द आपके दिमाग में गूंजते हैं, वो थॉट भले ही आप उसको ध्यान से नहीं सुने। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है, उसके द्वारा आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एक्चुअली में पूरा रोल उसी का ही कहीं ना कहीं होता है। तो सुनते रहिए,
जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको टाइमली मिल सके। यहाँ पर देखिए सिर्फ आप पढ़ने के पर्पज से ही नहीं आते, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने के पर्पज से भी हमें आना चाहिए। यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा अनुभव है तो हम उसे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि एग्जाम के दौरान आपने क्या चीज़ें अनुभव की हैं, आपने क्या रणनीति अपनाई है जो दूसरों के लिए मददगार साबित हो सके, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगता है टू वे कम्युनिकेशन हो। पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पेपर क्लियर करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू तक जाना है हमें। आगे सिर्फ सिंगल एग्जाम नहीं है, काफ़ी एग्जाम है जो आप बहुत से लोग अपेयर कर रहे होंगे, इनको एग्जाम दे रहे होंगे, उन सभी के लिए कंपाइल्ड करके जो है वीडियो लाया जाता है। तो मेरा कहने का अंतिम उद्देश्य यही है, पढ़ाई करिए, जिस भी तरीके से करिए, आपको जो सही तरीका लगता है उससे करिए। आप अपना अपना वे होता है पढ़ने का। चलिए, आप बोलेंगे मैम बहुत टाइम ले रही हैं लेक्चर में, ठीक है, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर को समझते हैं, ठीक है, जिसमें हम संगीत में घराने को पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं संगीत क्या होता है। भाई घराना हमें तब समझ आएगा, पहले हम संगीत समझते हैं। देखिए संगीत क्या होता है, संगीत कला का जो जन्म है ना वो प्राचीन काल से माना जाता है, ठीक है। इसका जो विकास हुआ है, कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव और सरस्वती से होते हुए नारद के माध्यम से पृथ्वी पर हुआ है। और सामवेद, जो हम 4 वेद पढ़ते हैं जिसमें से सामवेद को संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। माफी चाहती हूँ, बीच में ये बाहर का नॉइज बहुत है आज, कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको ये असुविधा ना हो। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कहते हैं कि म्यूजिक घराना, यानी कि घराना क्या होता है। अब सोचिए घराना जैसी प्रणाली जो शब्द है उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है। घराना मतलब वंश, या हम कह सकते हैं प्रशिक्षुता, जिसके पास ये टैलेंट है बेसिकली, और विशेष संगीत शैली के अनुपालन द्वारा संगीतकारों या कोई डांसर उसको जोड़ने वाली सामाजिक संगठन की प्रणाली होती है। और दूसरे शब्दों में समझे, इसका अर्थ क्या होता है, परिवार या घर होता है। इसका उर्दू या हिंदी शब्द क्या है, घर से आता है, घराना, ठीक है। समानता क्या होता है, उस स्थान को दर्शाता है जहां से वह संगीतात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई हो। क्लियर है। ये सीधे संगीत की सोच, शिक्षण, प्रदर्शन और प्रशंसा को काफी प्रभावित करते हैं, जिसमें हम कई सारे घराने को पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए हम पहले देखते हैं इसमें ग्वालियर घराना जो है वो रिलेटेड किस पर्सनालिटीज से संबंधित व्यक्ति कौन है, उससे किसकी बात कर रही हूं मैं, ग्वालियर घराने की। सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना माना जाता है। इसके इतर मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पुराना आपका ग्वालियर घराना है और सबसे विस्तृत ख्याल जो है वो घरानों में से एक है ग्वालियर घराना, ठीक है। ये बहुत कठोर नियमों का पालन करता है क्योंकि ये राग माधुर्य या लय पर समान बल देता है और इसका गायन जो बहुत जटिल होता है, फिर भी ये सरल रागों में प्रदर्शित करने को वरीयता भी देता है। इस घराने का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रतिपादन करता जो है वो कौन है, नाथू खान है, विष्णु पलुस्कर है। इसमें वही कई सारे नाम दिए गए हैं, पंडित वालगुरु दिया, पंडित जोशी, बालकृष्ण बुआ दिया है, वन्ने खान पंजाबी दिया गया, इनायत हुसैन खान दिया गया, कई सारे नाम यहाँ पर ग्वालियर घराने से पर्सनालिटीज यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि ये जो वास्तव में जो ये ग्वालियर घराना है प्रसिद्ध है, लेकिन ये लखनऊ घराने से निकला हुआ है, तो एक्चुअली डिसेंडेड फ्रॉम द लखनऊ घराना, ठीक है। आगरा घराना की हम बात करें तो मुख्यतः ध्रुपद और धमार गायकों का ही रहा है। किसकी, आगरा घराना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे, ऐसा मानते इतिहासकारों का ये तर्क रहा है। देखिए सबके अपने अजम्पशंस रहते हैं। जैसे खुदा बख्श ने 19th सेंचुरी में इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतवादी जो है, जो संगीत विदु है, उनका तर्क है कि इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। तो फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को फिर से पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम क्या हुआ, रंगीला घराना पड़ गया। और आगरा घराने का जो संगीत है वो ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। इस घराने के संगीतकार गायकी में वंदिश को अहम दर्जा देते हैं और प्रेजेंट टाइम में इस शैली के जो प्रमुख प्रतिपादन करता है वो मोहसिन खान, नियाजी और विजय किचलू है मेनली, ठीक है। इसके बाद काफी सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। दिल्ली घराना की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीले, नियामत खां, सदारंग और फिरोज खां इत्यादि कई इनके जो है वो पर्सनैलिटीज हैं इनसे संबंधित। इसके बाद यहाँ पर किराना घराना, अगर हम बात करें किराना घराना क्या है बेसिकली, तो किराना घराना को अगर हम समझे तो देखेंगे कि इसका घराने का नामकरण ही यूपी में एक गांव है जिसका नाम है कैराना, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। देखिए बेसिकली क्या है कि नायक गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, और लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही इसे लोकप्रिय बनाने का जो वास्तविक श्रेय है ना वो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। और किराना घराना अपनी चिंताओं के लिए, नोटों की सटीक ट्यूनिंग के लिए, जो उनके नोट्स होते हैं ना उनकी सटीक ट्यूनिंग के लिए, क्रांति के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है किराना घराना, ठीक है। कई सारे नाम है, अब्दुल वाहिद खान है, नायक गोपाल है, भीमसेन जोशी है, उस्ताद अमीर खां है, प्रभा अन्ने है, अत्रे है। इसके बाद वीनकार उस्ताद वंदे अली खां है, वहीद खां है, उस्ताद अब्दुल करीम खां है, उस्ताद हैदर खां है, हीराबाई बरोदकर हैं इत्यादि कई सारे नाम यहाँ पर
दिए गए हैं किराना घराना में। ठीक है, अल्लादिया खान घराना क्या है, इनके कई सारे यहाँ पर नाम दिए गए। अल्लादिया खान केसरबाई केरकर हैं, मधुबाई हैं, कुर्तिकर हैं इत्यादि हैं। जयपुर घराना अगर आप देखेंगे, जयपुर घराना बाकी घरानों की तरह ही कुछ कुछ यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे जयपुर घराने में यहाँ देखते हैं जैसे सावल खां हो गए, रजब अली खां हो गए, मुशर्रफ खां हो गए, मोहसिन खां हो गए, ये सब क्या है, जयपुर घराने से संबंधित पर्सनालिटीज है। पटियाला घराना अगर हम समझे तो ये बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने 19वीं सेंचुरी में इस घराने का प्रारंभ किया था। इसे पंजाब के पटियाला के इसे देखेंगे पंजाब के महाराजा के द्वारा प्रारंभिक स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ था इसके लिए, ठीक है, पंजाब में। और शीघ्र ही उन्हें गजल, ठुमरी और ख्याल के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वे बेहतर लय के उपयोग कर बल देते थे, लेकिन उनकी रचनाओं में भावनाओं पर बल होता था और उनका रुझान जो है वो अपने संगीत में अलंकारों पर के उपयोग पर होता था। बेसिकली वे जटिल तानों पर अधिक बल दिया करते थे। किसकी? पटियाला घराना की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बड़े गुलाम अली खान साहब यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटीज है। बनारस घराने की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में पंडित राजन साजन मिश्र और श्रीमती गिरिजा देवी आदि इस घराने के प्रतिनिधि कलाकार रहे हैं। ठुमरी, टप्पा, ध्रुपद, धमार, तराने इस बनारस घराने का एक ऐसा घराना है जिसने ख्याल, टप्पा, ठुमरी, धमार, तराने, संगीत के सभी अंगों के रूप का समावेश इसमें बनारस घराने में आपको देखने को मिलता है। नाउ कम टू द भिंडी बाजार घराना। ठीक है, अब देखेंगे छज्जू खान, नजीर खान, इन्होंने क्या किया था कि 19वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना की थी खादिम हुसैन ने। इन्होंने लंबी समय तक क्या होता था कि अपनी सांस को रोकने में काफी प्रशिक्षण हासिल किया इन्होंने, और प्रशिक्षित गायकों के रूप में इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। और इस तकनीक का उपयोग करते हुए ये कलाकार एक ही सांस में लंबे लंबे अंतरे को भी गा सकते थे, जिसमें देखेंगे अब छज्जू खान हो गए, नजीर खान हो गए, खासिद हुसैन खान ने इस घराने की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पर भारत की पपेट फॉर्म ऑफ इंडिया, भारत में पुतली कला की शैली किस तरह से आई और यहाँ पर कैसे इसका जो है काफी प्रचलन देखने को मिला। आप देखेंगे कि जैसे कठपुतली जो पपेट फॉर्म है वो भारत की प्राचीनतम लोकनाट्य परंपरा है। और कठपुतली का प्राचीनतम उल्लेख तमिल का जो ग्रंथ है ना, तमिल का एक ग्रंथ है जिसको यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये शिल्प पदिकारम, ठीक है, उसमें इसके बारे में देखने को मिलता है। और कठपुतली का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये परंपरागत कथाओं को बताता है, प्रदर्शित करता है, साथ ही चित्रकला और अलंकारों की क्षेत्रीय शैली को भी दर्शाता है। क्षेत्रीय शैली रीजनल जो उनका कल्चर है उसको भी दर्शाता है। और इसी के साथ साथ व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इसे प्रेरित करने में भी जो आपका पपेट फॉर्म है, वो पपेट जो कठपुतली कला है उसका विशेष इंपॉर्टेंस है। और साथ ही अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति संरक्षण की जागरूकता पैदा करने में इसकी उपयोगिता है। आप देखेंगे कठपुतली के माध्यम से विचारों को प्रेषित करने से जो सौंदर्य आनंद मिलता है वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। क्लियर है? आप देखेंगे कि वर्ल्ड में कठपुतली दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। उसका सबसे पहला संदर्भ तमिल के शास्त्र में मैंने बताया कि शिलापादिकारम में मिलता है। और मुख्यतः 4 प्रकार की कठपुतलियां शैली हैं भारत में, जिसमें देखेंगे धागा कठपुतली यानी कि स्ट्रिंग कठपुतली, शेडो पपेट, इसके बाद आप देखते हैं रोड पपेट और ग्लोब पपेट है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कौन सी पपेट के बारे में कहाँ पर प्रसिद्धि, जैसे ये जो कठपुतली कह रहे हैं राजस्थान में स्ट्रिंग कठपुतली जो है पपेट है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसका देखते हैं कुंडई हो गया, गोम्बे येता हो गया, बोमलाटा हो गया, ये सब तमिलनाडु और उड़ीसा, कर्नाटक इत्यादि में देखने को मिलता है। इसका शेडो पपेट में तेलुगु गोम्बयेट्टा हो गया कर्नाटक, तोलू बोमलाटा आंध्र प्रदेश हो गया, रावण छाया उड़ीसा, ये सब आपके क्या है अलग अलग पपेट के जो कह सकते हैं हम यहाँ पर कैटेगरीज है, उनको इसमें इस तरह से डिवाइड किया गया है। छड़ पुतली क्या होता है, जैसे आपका पुतल नाच जो है, पुतुल नच जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, यमपुरी बिहार में। और दस्ताना पुतली जो आपका है यानी कि आपका जो ग्लव पपेट है वो पावा कुथु केरल में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए कुछ जनजातियों के नृत्य दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं देखिए। ट्राइबल जो डांसेस है या ट्राइबल के जो ऐसी कुछ विशेषताएं होती है उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान समय में वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके बारे में हम समझें, पढ़ें और जानें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सरहुल जो डांस है, वो सरहुल नृत्य जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की संथाल, मुंडा और ओराव आदि जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला आपका एक नृत्य होता है। वहीं चारकुला आप देखते हैं, चारकुला उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र में प्रचलित है। तो याद रखिएगा कहाँ पर कौन सा जो नृत्य है, फोक डांस है ये। कीर्तन और यात्रा की बात करें तो पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य कीर्तन है ये। ठीक है, लांगी डांस आप देखते हैं, ये मध्य प्रदेश के बंजारों द्वारा राखी की पूर्णिमा पर किया जाता है और ये इस नृत्य को माँ काली की उपासना के लिए किया जाने वाला नृत्य होता है, लांगी डांस। ठीक है, डांस जो है
बिहू आपने कई बार सुना होगा, ये पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट राज्य की बात करते हैं, इसमें असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों के द्वारा ये जो है वो ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। देयर आर मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ दिस साइड, बोहाग बिहू, माघ बिहू और वैशाख बिहू। ठीक है, यहाँ पर नवरानी नृत्य की बात करें तो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? गोंड ट्राइब के द्वारा। जादू डांस के भूमिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद सुवा जो डांस है वो मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला, किसके? वुमेन्स के द्वारा किया जाने वाला मध्य प्रदेश में डांस है। सैला जो डांस है वो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इतने से इन 2 शब्द से पूरा डांस फॉर्म बदल जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। सुवा और डांस सैला की जो बात कर रहे हैं। मौद्रिक डांस देखिए नाम से ऐसे मुद्रा जैसा लगता है, ओडिशा के उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला डांस है। आप बता सकते हैं कि आपके लोकल एरियाज में जो फोक डांसेस है वो कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मजा आएगा, मुझे भी जानने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा, अवसर मिलेगा मुझे। तो आप बताइएगा आपके एरिया में ऐसा कोई फोक डांस या कुछ इस प्रकार का है जो उसमें मेंशन नहीं हो और आपको पता हो तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगेगा मुझे जानकर कि आप अपने क्षेत्र के बारे में कितना बेहतर तरीके से जानते हैं। सरुल डांस जैसे आप देखेंगे तो सरुल अगर डांस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखते हैं इट इज अ मिलिट्री टाइप डांस है। इट इज फॉर्म बाय द ओरान ट्राइब और यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे बोधा और ढाल नृत्य जो है वो असम के नागाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। काची और बाउल की बात करें, काची पश्चिम बंगाल की पिछड़ी जनजातियों द्वारा प्रमुख नृत्य, बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल में अति प्रचलित डांस हुआ करता है। क्लियर है? देखिए अब हमने यहाँ पर फोक डांसेस के बारे में पढ़ा, मेजर जहाँ पर जिस एरिया में कौन कौन से डांसेस की थीम क्या है और किसके द्वारा इसको किया जाता है मेनली, है ना। थीम्स वगैरह हमने और भी मॉड्यूल्स में पढ़ी है, इसमें हमने देखा किसके द्वारा कौन सा नृत्य जो है किया जाता है और किस जनजाति, यहाँ पर ट्राइब्स की बात की गई है। और देखिए यहाँ पर ट्राइब्स की बात की, उनको हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर भारतीय सिनेमा पहला फिल्म और पहला इसको किसको ऑस्कर और कौन कौन सी पहली फिल्म अलग अलग क्षेत्र की आई थी उनको हम देखते हैं। जैसे मदर इंडिया 1957 पहली फिल्म आई थी, महबूब खान इसके डायरेक्टर थे और पहली फिल्म थी जो ऑस्कर में गई थी ये फिल्म अपनी। ठीक है, किसान कन्या देखेंगे, किसान कन्या 1937 में इसके डायरेक्टर मोती वी गिडवानी थे। पहली की बात करें, भारत पहली स्वदेशी इंडिजीनियस फर्स्ट कलर फिल्म थी हमारी ये। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि सैरंद्री जो है 1933 में आई थी और इसके डायरेक्टर ये हुआ करते थे उस वक्त, और भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। आलमारा कई लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जिसमें 1931 में इसको लाया गया था। इंडिया फर्स्ट साउंड फिल्म थी, जिसमें आप देखेंगे कि इंडिया की पहली जो है हम कह सकते हैं कि प्रथम सवाक फिल्म है ये। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अवाना जो है 1958 में फर्स्ट हिंदी फिल्म है। मातामगी जो है आपकी मातमागी जो है वो 1972 में पहली मणिपुरी फिल्म है। ये भोजपुरी फिल्म है। गंगा मैया तोहे प्यारी, ठीक है, तोहे प्यारी चढ़ेबो, ये 1962 में आई थी। इसके बाद यहाँ पर नजारा जो है आपका नजराना है वो 1942 में राजस्थानी फिल्म आई थी और इसके बाद आपका आया था मेगोचो अनवड्डो और 1950 में कोकड़ी फिल्म है। इधर देखिए अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कुछ फिल्में उनको पहली बार कहा गया है कि पहला उस वक्त कौन सी पहली फिल्म आई थी। इसमें स्पेसिफिकली आप देखेंगे कई जैसे बंगाली हो गई, गुजराती फिल्म हो गई, उनके यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, इनको हमें एक बार देख लेना है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक की बात करें, यानी कि शास्त्रीय लोक संगीत के समागम की कुछ किस्में हैं। जैसे अभंगा, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जो भगवान विठोबा है उनकी स्तुति में तुकाराम, नामदेव और आदि ने गीतों की रचना की थी। इसके बाद यहाँ पर भटियाली देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रकृति और दैनिक जीवन के बारे में मल्लाहों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है आपका। ठीक है, बोट ड्राइवर्स के द्वारा गाया जाता है, ये जो डेली लाइफ है उनसे संबंधित है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं सोपाना संगीतम जो है आपका, वो जो सोपाना संगीतम है वो केरला के राज्य में इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है और इसमें आप देखेंगे कि मंदिरों में उत्पन्न धार्मिक विषय वस्तु पर आधारित ये इसका उद्देश्य होता है संगीत का। रविंद्र संगीत इसके नाम से, देखिए बंगाल की बात करें, ये बंगाल में संगीत रचना के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्र टैगोर द्वारा संगीत की पुनर्रचना की जाती है। अब देखिए गढ़ संगीत है, ये समूह में और बड़ी संख्या में गाया जाने वाला फ्यूजन आपका म्यूजिक है एक तरीके से। ठीक है, अब हवेली संगीत क्या है ये देखेंगे। हवेली संगीत आपका राजस्थान और गुजरात में इसकी उत्पत्ति हुई है और संगीत की शैली का विकास मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलता है, लेकिन अब ये देश के कई भागों में दिखाई देता है। मूल रूप से आप देखते हैं मंदिर परिसरों में पहले पाया जाने वाला था, लेकिन अब मंदिरों से बाहर भी इसका प्रदर्शन होता है और कई सारी इसके जो है कहते हैं कि वर्तमान में इसका अभ्यास जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय, यानी कि यहाँ पर पुष्टि मार्ग संप्रदाय या फिर और द कम्युनिटी दैट बिलीव्स इन पुष्टि मार्ग एज द वे ऑफ सेल्वेशन, यानी कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय द्वारा किया जाता है जो कि मोक्ष के लिए पुष्टि मार्ग में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब यूपी के हम स्टैटिक्स जीके पे आते हैं। यूपी के जो सामान्य ज्ञान है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यूपी के स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्टैटिक पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर जीके पढ़ रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा और जान लें, इसका बैकग्राउंड थोड़ा और समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं, यहाँ पर 9 है। देखिए यहाँ पर ये सब चीजें आई हैं, तो मैं एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं, यहाँ पर 9 है। इसके बाद हम इसको और थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर यूपी के स्टेट की उसका विस्तार देखा जाए, भौगोलिक क्षेत्रफल, तो कुछ यूं है। इसका 24 देखिए 09828 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कहते हैं 7.33% अपना यूपी कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है वो क्रमशः राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बाद 4th पोजीशन पर है। और कहते हैं कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो उसका जो वर्तमान का इसका जो राज्य की चिन्ह है वो मछली एवं तीर धनुष है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, रिवीजन के लिए, राइट। इसके बाद इनके जो राज्यपाल अभी हम देखते हैं वो कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री हमें पता है योगी आदित्यनाथ है। इसका राजकीय पुष्प क्या है, आपका पलाश है। और राजकीय पक्षी आपका सारस या फिर ग्रस एंटीगोन है यानी कि क्रॉच है। और राजकीय भाषा क्या है हमारी, हिंदी और उर्दू है। ठीक है। बहुत सी चीजें हैं जिसमें मैं कुछ चीजें आपको एड ऑन कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, 24 जनवरी में, राइट। अब देखिए किसान भाई योजना यहाँ पर 1992 में आई थी। ठीक है। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर कौन सी यहाँ पर, ईस्ट यमुना कैनाल है। इसके बाद किसान मित्र योजना अगर हम बात करें तो 18 जून 2001 में आई थी। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट 2009 में। किसान रथ योजना 2010-11 में। बहुत से लोग कहते हैं मैम अब ये पुरानी होगी, इसको क्यों पढ़ना, क्योंकि बहुत बार आपसे पीछे का भी कुछ योजनाओं के बारे में कुछ पॉइंट्स देखकर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की पैच कहते हैं कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है जो मिल्क की है, जो दुग्ध उत्पादकता है वो 370 ग्राम पर डे 2018-19 के आंकड़े के अनुसार भारत में है। और मतलब है जो यूपी में है वो इतनी है। भारत में कहते हैं 394 ग्राम पर डे 2018-19 अनुसार भारत में इतनी दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति है। स्टेट मिल्क बोर्ड की अगर हम बात करें तो 1976 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। गोकुल पुरस्कार योजना जो है वो दुग्ध योजना से संबंधित है। इसके बाद कृषि निर्यात जोन में आगरा, लखनऊ और सहारनपुर इत्यादि ये जोन इसमें आते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कई सारी इंडस्ट्रीज है, उनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात की गई है, तो यहाँ पर आप देखते हैं गाजियाबाद में इंडस्ट्री है ये। नंबर ऑफ ऑपरेशनल की बात की गई, जो सेस की बात की गई है बेसिकली, तो ये 31 अक्टूबर 2020 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर। फर्स्ट शुगर मिल कब बनाई गई थी, यहाँ पर प्रतापपुर आप देखेंगे देवरिया में 1903 में बनाई गई थी। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको, कानपुर का कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल किसको कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है। इसके बाद यहाँ पर इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड की बात की जाए तो बाराबंकी में आपका ये पड़ता है। इसके बाद वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर्म कहाँ पर है, नैनी यानी कि प्रयागराज की बात कर रहा है। और हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी यानी कि प्रयागराज। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स नैनी प्रयागराज। ठीक है। आयुध उपस्कर जो कारखाना है वो कहाँ पर आपका, हजरतपुर कानपुर की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर रेल पहिया कारखाना इत्यादि फोर्स रेल व्हील कहाँ पर है, रायबरेली अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये। और टाटा मोटर्स जो ट्रक प्लांट है वो लखनऊ में है इत्यादि कई सारे। जैसे इफ्को की बात करें, यूरिया फर्टिलाइज जो फैक्ट्री है इफ्को, वो देखिए आमला जो बरेली की बात कर रहा है, ओला जो है वो बरेली की बात कर रहे हैं। और इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है ये इंडस्ट्री, झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर यानी कि अमेठी में है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, जैसे उनकी अवस्थिति कहाँ है, कब उनको स्थापित किया गया। कुछ औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड यानी कि यूपी का जो है वो कानपुर में 1952 में बनाई गई थी। ठीक है। क्या आप बता सकते किससे क्या संबंधित है थोड़ा बहुत। उत्तर प्रदेश जैसे वित्तीय निगम की बात की जाए तो यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कानपुर में 1954 में एस्टेब्लिश की गई। आप देखेंगे पिकअप जो है यानी कि आप देखेंगे प्रादेशिक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 1972 में लखनऊ में। देखिए इसके बाद यहाँ पर यूपी स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ 1950, यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ 1966, यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन आगरा 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ लेट्स कम ऑन अनदर इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज। जैसे यहाँ पर देखेंगे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पर विकसित की गई, कहाँ पर इनको लगाया गया, अथॉरिटी लाई गई थी, ये बनाया गया है नोएडा में यानी कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो गोरखपुर में। इसका सथारिया यहाँ पर बात की गई, सतहरिया जो आप औद्योगिक विकास प्राधिकरण है वो जौनपुर सीडा में। इसका ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी वो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोई यानी कि बीड़ा में है। क्लियर है।
यहाँ पर टूरिज्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं आपको टूरिज्म से संबंधित। देखिए, अब टूरिज्म की बात की गई तो टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा किसी देश का कवर करता है, किसी राज्य का कवर करता है। तो टूरिज्म से काफ़ी सारे टैक्सेस की हम देखते हैं। टूरिज्म अगर किसी राज्य का अच्छा है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और उसमें कहते हैं कि उसका जो इनकम का बहुत बड़ा एक सोर्स भी कहीं ना कहीं टूरिज्म ही है। और इसमें हम यूपी की अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो विभाग की इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और इसमें कहते हैं कि जैसे इसमें कुछ योजनाएं लाई गई थी, इन अदर इन्फॉर्मेशन के तौर पर समझिए। जैसे मैत्रेय परियोजना थी, वो बौद्ध स्थलों के विकास के लिए यूपी में लाई गई थी। और पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में लाई गई थी। यहाँ पर इसको भी समझेंगे, यहाँ पर मैं और चीजें एड ऑन कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको। इसके बाद पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में दी गई थी और यहाँ पर देखें काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान जो है वो चिन्हट यानी कि लखनऊ में है। ठीक है, नई पर्यटन नीति कब आई है यूपी की? 2018 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था पहली बार। ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं। और यूनेस्को की धरोहर में यूपी की अगर मैं बात करूं, हेरिटेज आर्ट में आप देखेंगे किस किस को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। जैसे 1983 में ताजमहल को, ध्यान रखिएगा, 1983 में आगरा किला को, 2019 शुरू करते हैं। देखिए, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विरासत में रखा गया। ठीक है, यूनेस्को के अंतर्गत उसको रखा गया था, शामिल किया गया था इन विश्व धरोहर में। जैसे इन स्मारकों को, जैसे 1983 में आगरा के ताजमहल को, आगरा किला को 1983 में, 1986 में फतेहपुर सीकरी को। इसके बाद देखेंगे 2008 में आपका रामलीला को रखा गया था। इसके बाद 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में धरोहरें रखी गई थी। इनका ईयर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को 1986 इत्यादि में रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर वही सब चीजें दी गई हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, मैंने भी इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया है, बस अलग तरीके से। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रबंधन संस्थान जो चिन्हट लखनऊ की बात करें, मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट कहाँ है? चिन्हट लखनऊ में है। यहाँ पर कुछ मेजर कल्चरल एकेडमिक एंड म्यूजिक इंस्टीट्यूट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे मेजर कल्चरल एकेडमिक म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स की स्थापना वर्ष का है। जैसे राज्य जो स्टेट ललित कला अकादमी का है, लखनऊ में 1962 में एस्टेब्लिश की गई। यूपी संगीत नाटक अकादमी, प्रीवियस नेम इसका यूपी संगीत नाट्य भारती था 1963 में, फिर 1969 में इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। ठीक है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का है, लखनऊ में 1975 में एस्टेब्लिश किया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में है, 1957 में एस्टेब्लिश किया गया। यूपी स्टेट आर्चीवर्स जो है प्रयागराज 1947 में ये रखा गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स कहाँ पर है आपके? ये जो सर्वाधिक मेले कहा जाता है कहाँ पर होते हैं? मथुरा में होते हैं। ठीक है, मथुरा और देखेंगे आगरा या ब्रिज वगैरह में, मतलब जो है वो देखने को मिलते हैं। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी हमने देख लिया। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये। और इसका जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में आपका। कॉलेज आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये कहा? लखनऊ 1911 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। भारतीय कला भवन वाराणसी 1920 में। इसके बाद ओनली म्यूजियम ऑफ कुशन एंड गुप्त एज जो कल्चर है, कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का जो एकमात्र संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो कहाँ पर है? मथुरा में है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव कहाँ पर? आगरा में होता है। चारकुला डांस कहाँ पर है? ब्रज रीजन में होता है आपका। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ दी गई। यूपी चलचित्र निगम जो लिमिटेड है 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित कुछ विभाग है, उनके स्थापित वर्ष दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 1981 परिषद में दिया गया था। यूपी भाषा विभाग कब बना था? 1958 में बना था। यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल कहाँ पर है आपकी? 1972 में एस्टेब्लिश की गई थी। बेसिकली कहाँ पर है इन द सेंस कि कब एस्टेब्लिश की थी? यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1989 में पूछा गया है कई बार। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड 1997 कानपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिसीज एंड जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सैफई इटावा 2005 में। इसका उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज 1989। यूपी इन हिंदी इंस्टीट्यूट 1976। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट सरदार अखबार इन 1846। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट बनारस अखबार 1845। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। मेजर फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत में बेसिकली यूपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगने वाले जो मेजर मेले हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर कह रहे हैं, देख लेते हैं। जैसे हरिदास जयंती मेला आप देखेंगे कि निधि वन वृंदावन में यानी कि मथुरा में लगता है।
गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, और यहाँ पर देखेंगे कि जो खिचड़ी मेला है मकर संक्रांति पे लगता है वो आपका गोरखपुर में लगता है। आपके क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है, यदि इसमें नहीं आता है तो आप जरूर हमें मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसके बाद देवा शरीफ जो फेयर मेला है, शरीफ मेला है, वो फेयर जो है आपका मेला है वो बाराबंकी में लगता है। रामायण मेला आपका अयोध्या में लगता है। ठीक है, इसके बाद रंगमपुर जो मेला है वो मकनपुर जो मेला है वो फर्रुखाबाद में आपका लगता है। इसके बाद सोरन जो मेला है वो कासगंज में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सैयद सालार जो मेला है वो बहराइच में लगता है। झूला मेला श्रावण में आपका मथुरा अयोध्या धाम में लगता है। धाई घाट जो मेला है आपका शाहजहानपुर में लगता है। और ध्रुपद मेला कब लगता है आपका वृंदावन और वाराणसी में लगता है। और उत्तरायणी जो मेला है आपका उत्तरायणी जो मेला है वो बरेली में लगता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए विंध्याचल देवी मेला आपका कब लगता है, ये आपका लगता है मिर्जापुर में लगता है। ठीक है, तिगरी मेला आपका अमरोहा में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, अभी हमने पढ़ा था मथुरा में लगते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फेयर्स आर इन हेल्ड मथुरा। इसका मिनिमम नंबर्स ऑफ फेयर्स आर हेल्ड इन पीलीभीत में लगता है। महाकुंभ मेला वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला आपका प्रयागराज में, जो देखेंगे हर प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। कोकरा मेला आपका कहाँ लगता है, बुदाऊं में लगता है। और गोकर्ण नाथ मेला आपका खेरी में लगता है। कैलिनजार मेला आपका वांदा में लगता है। कई सारे यहाँ पर फेयर्स दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद रामगंगा मेला जो है बैंक ऑफ गंगा जो है फर्रुखाबाद में लगता है आपका। इसके बाद दादरी मेला हो गया। दादरी मेला इज द सेकंड लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ इंडिया, बलिया में लगता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नवरात्रि गंगौर फेयर जो है वो कैलाश फेयर है वो आगरा में आपका लगता है। खांस मेला है आपका मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। किसी भी परीक्षा से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, किसी विषय से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर ज्ञान सर से डायरेक्ट बात करने के लिए इन नंबर्स दिए गए उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फेस्टिवल, मेजर फेस्टिवल्स जो है यूपी में वो कौन कौन से हैं और उनका स्थान क्या है, जैसे बिठूर गंगा महोत्सव। अब जैसे मैं यहाँ पर और जितने महोत्सव बताऊंगी इसके साथ साथ यदि आपके पास कोई और नए महोत्सव हो तो जरा शेयर करिएगा। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। इसके बाद कजारी महोत्सव मिर्जापुर में। सफाई फेस्टिवल यानी कि कल्चरल प्रोग्राम इन जनवरी में जो होता है सैफई इटावा में। ठीक है, इसके गोरखपुर जो महोत्सव है जनवरी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है गोरखपुर में है। झांसी महोत्सव फरवरी, स्पेसिफिकली आयुर्वेद महोत्सव इसे कहा जाता है, झांसी में होता है ये। कन्नौज महोत्सव, इसका प्लेस क्या है, कन्नौज है। त्रिवेणी महोत्सव की बात करें फरवरी में बोल्ट क्लब में प्रयागराज में है। इसके बाद यहाँ पर शॉपिंग फेस्टिवल आप देखते हैं नोएडा में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर इसका प्रमुख स्थान है। बुद्ध महोत्सव देखेंगे सारनाथ में, वाराणसी में इसका मुख्य स्थान है। कांपिल उत्सव जो है फर्रुखाबाद में है। गंगा वाटर रैली सेलिब्रेशन कहाँ पर, प्रयागराज वाराणसी में। क्लियर है। और दिए गए यहाँ पर जैसे हुरंगा होली उत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, वरसाना नंदगांव मथुरा में मनाया जाता है। ठीक है, ये दौजी मथुरा की बात कर रहे हैं, राइट। दौजी मथुरा ये जो हुरंगा महोत्सव है यहाँ पर। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है चिता भस्मी होली कोत्सव का मणि कड़िका घाट काशी में मनाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे दिए गए हैं आपको, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुलह कुल महोत्सव जो यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित और राम बारात जिसको हम कहते हैं वो आगरा में मनाए जाने वाला उत्सव है ये आपका। मथुरा में यहाँ पर देखिए यमुना महोत्सव, चैत्र चैत और वैष्णव घाट कृष्ण उत्सव मनाया जाता है। सौर्य महोत्सव और दीपोत्सव महोत्सव अयोध्या धाम में है मनाया जाता है। वाराणसी फेस्टिवल लिटरली यहाँ पर लिटरेरी फेस्टिवल ऑन इंडियन फिलोसफी नॉलेज एंड कल्चर वाराणसी में है, ये मनाया जाता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में। गंगा महोत्सव गंगा दर्शन की बात अगर हम करें, दशहरा की बात करें तो वाराणसी प्रयागराज में मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑल इंडिया व्यास समारोह जो है वो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा वाराणसी में मनाया जाता है। दीपावली जो आपका दीपावली उत्सव है, त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव होता है वो वाराणसी में मनाया जाने वाला महोत्सव है। ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे जाते जाते भी देखिए एक बार फिर से माफी मांग लेती हूँ कि आज जो असुविधा हुई है उसके लिए खेद है मुझे। और आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि बाहर का नॉइस कम से कम हो, क्योंकि कुछ चीजें आपके बस में नहीं हो पाती हैं और टाइम से वीडियो लाना हमारा अंतिम उद्देश्य रहता है। और ताकि टाइम से मिल सकेगा तो टाइम से चीजें पढ़ सकेंगे, उन्हें रिवाइज कर सकेंगे। आगे से मैं इस असुविधा के लिए जरूर ध्यान दूंगी। आप परेशान ना होइए, विश्वास रखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।